नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। हमारे साथ हैं तहसील आंवला के गांव शिवपुरी निवासी विजेंद्र सिंह चौहान, जो कि शिवपुरी के बाद अपनी ननिहाल भौड़ा खेड़ा में आकर बसे। उसके बाद वर्तमान में आंवला में निवास करते हैं और पूर्व में विजेंद्र सिंह के पिताजी ठाकुर तेजपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी कई पदों पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष रहे और तमाम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह चौहान, जो कि एक शिक्षा मित्र भी हैं और शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान है। हम बात करते हैं विजेंद्र सिंह चौहान जी से। स्वागत है चौहान जी आपका। धन्यवाद। चौहान जी, जैसा कि जब आपका नाम आता है तो लोग आपके पिताजी का जिक्र जरूर करते हैं और आज भी चर्चाएं रहती हैं। आपके पिताजी काफी संघर्षशील व्यक्ति थे और कई लोग बताते हैं कि ये जो आंवला कोई स्टेशन पता नहीं रेती बौड़ा स्टेशन को लेकर भी कोई संघर्ष किया था। इसके विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये हमारी उस समय रेल मंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, हमारे केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी उस समय। कुछ ये स्टाफ का या स्टेशनों का कुछ दूरियों के हिसाब से कुछ हुआ। उसमें 2-3 स्टेशनों का नाम था। ये अपने चंदोसी से लेके बड़े रूट में एक आशापुर था, एक उसमें हमारा बहोड़ा खेड़ा, रेती बहोड़ा खेड़ा उसका भी था। तो उसको लेके ब्लॉक स्टेशन होती है, इसमें क्रॉसिंग व्यवस्था होती है। उसके लेके ये खत्म करने के बाद में उसके लिए फ्लैग में हर ठेके पे देने के लिए प्रक्रिया चली थी। उस प्रक्रिया के विरोध में, क्योंकि यहाँ पे जैन समाज का आना जाना रहा है, पूरे भारत से रामनगर में अपना जैन समाज है, तो वहां सब आते थे। उसको लेकर के हमारे पापा ने स्टेशन को रुकवाने के लिए भरसक प्रयास किया। भरसक पूरी जितनी कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी की थी। आपके माननीय हमारे मंत्री जी, उनके लिए भी ज्ञापन देना सांसदों के द्वारा दिल्ली तक प्रयास किया था, काफी प्रयास किया। तो स्टेशन उसमें धरना प्रदर्शन भी किया। क्षेत्र के लोग आ गए थे, लगभग क्षेत्र के लोग 3-4 बजे तक रहे वो स्टेशन पर। तब तक रेल कर्मचारियों ने स्टेशन का जो लाइन वान का हटाना था वो नहीं किया। उसके बाद में जब वो सभी लोग क्षेत्र के लोग चले गए तो वो पटरी वटरियों को हटा दिया गया और उसका काम स्टेशन का उन्होंने ब्लॉक जो स्टेशन होती है वो व्यवस्था खत्म हो गई। और आप आगे प्रयास से वहां पर एक फ्लैग स्टेशन होगी, इसमें फोन व्यवस्था रहती थी और एक बुकिंग वगैरह वही चल रहा है अभी। उसी प्रकार से वो स्टेशन आज क्रॉसिंग व्यवस्था वहां खत्म हो गई है। पापा ने और भी बहुत सामाजिक कार्य सभी, जैसे पापा जी मेरे सन 70 से डेली अप डाउन बरेली करते थे, पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते थे। तो सर्विस काम के अतिरिक्त सामाजिक जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन वगैरह थी उन लोगों का कार्य कराना है विकास भवन में जाकर के, ये सारे काम वो बड़ा भरी प्रकार से करते थे। क्षेत्र के रोड हैं, सड़कें हैं, उनके प्रस्ताव देना, माननीय मंत्री जी के द्वारा नए रोडों को देना और ये हमारे जो हैंडपंप होते हैं गांव में सरकारी, उनको लगवाना, ये बड़ा काम उनके उसमें प्रायोरिटी में रहता था। इन कामों में बड़ा रुचि थी उनको। उनका सारा जीवन इन्हीं व्यवस्थाओं में, इन्हीं सामाजिक कार्यों में रहा। विजेंद्र जी, जैसा कि आपका जो गांव है जी शिवपुरी, लोग इसे राजा की शिवपुरी के नाम से भी जी जी तो थोड़ा अपने गांव के बारे में बताएं, क्योंकि गांव एक आंवला का ऐतिहासिक गांव है। जी देखिए सर, मेरा तो जन्म शिवपुरी में हुआ था और पापा जी की सर्विस बरेली होने के नाते
तो ये मेरे ननाल बहुड़ा खेड़ा में, यहाँ पर मैं बचपन से ही रहा और यहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह, ये रेवती में विद्यालय था क्योंकि उस समय गांव विद्यालय नहीं थे, तो सरकारी विद्यालय से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में रेवती के बाद में बाकी मेरी शिक्षा, उच्च शिक्षा इस औला में चाचा नेहरू इंटर कॉलेज, उसके बाद में सुभाष इंटर कॉलेज में 98 में मैंने इंटर किया। तो मुझे उस समय इसका तहसील टॉप हुआ था 70%, 70.2 मार्क आए थे। तो उस समय माननीय मंत्री द्वारा मुझे वो पिक्चर भी है मेरे पास भी रखा हुआ है, पुरस्कृत किया गया। बड़ा अच्छा समय रहा। उसके बाद में साहब एक व्यवस्था आई थी 2000 में कि गांव का टॉपर व्यक्ति शिक्षा, ये हमारी बीजेपी सरकार थी उस समय, उसने कहा कि गांव का टॉपर व्यक्ति मेरिट में जिसकी हाई मेरिट होगी गांव में, वो शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त। माननीय कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत साहब ये नया उस समय प्रयास था और सरकारी व्यवस्था थी। तो अच्छा था कि सोचा कि भविष्य इसका अच्छा ही ये सोचा था, तो हमने भी उसमें आवेदन कर दिया था और उसमें साहब शिक्षा मित्र की नियुक्ति 2001 में हो गई, प्राथमिक विद्यालय कमठेना में। उस सेवा को देते हुए आज 24 वर्ष हो गए साहब। आज कई उतार चढ़ाव आए, समायोजन हो गया, 2250 से शुरुआत हुई, उसके बाद 2400 हुआ मुलायम सिंह सरकार, उसके बाद में मायावती सरकार आई तो 3500 तक पहुंच गए, 3500 साहब मानदेय हो गया। उसके बाद में अखिलेश जी की सरकार आई, उस सरकार में एक समायोजन प्रक्रिया का पूरा जो बना, उसमें हम लोगों का समायोजन हुआ और वेतन हमारा शुरू हुआ लगभग 27,000 से। उन समय एक 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ, उसमें हम लोगों को थोड़ा लाभ मिलते हुए हम पहुंचते पहुंचते महंगाई लगते हुए, क्योंकि एक सहायक अध्यापक के लिए सारी सुविधाएं होती है, शिक्षा मित्र के लिए कोई भी सुव्यवस्था नहीं है। महंगाई के अनुसार कोई वृद्धि हो, मानदेय बढ़ाया जाए, ये पूरी तरह से सरकार पे डिपेंड करता है। तो उसमें हम लोगों को जो समायोजन हो गया तो हम लगभग 39,000 तक पहुंच गए। उसी समय हमारे कुछ साथीगण बीएड वाले या बीटीसी वाले वो कोर्ट चले गए। अब वो उसमें क्या रहा, वो सुता गए या राजनीतिक कारण रहे, इसको मैं नहीं कह सकता। बहरहाल उस समय कोर्ट में हार मिली, उस हार से आज हम लोगों का जीवन तहस नहस हो चुका है। सरकार ने जैसे कि जो बीटीसी और बीएड हैं उनका भी कुछ सिलेक्शन किया है जी, तो ये कोई आपके पास में डिग्रियां नहीं है? नहीं, हमारे पास में सरकार ने दूरस्थ विधि से बीटीसी कराया, क्योंकि वो इसलिए कराया क्योंकि हम कार्यरत थे। कार्यरत के लिए अगर इस तरह से हटा के करते तो व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय में चल रहे हैं, क्योंकि इतने अध्यापक थे नहीं, वो व्यवस्था भी डगमगा जाती और व्यवस्थाओं का हिसाब है। तो उन्होंने केंद्र सरकार से मायावती शासन में मायावती जी ने उसका परमिशन लिया था और हमें दूरस्थ विधि से बीटीसी कराई थी, जो 2 वर्ष का कोर्स होता है, वो उस समय कराया। देखिए आरटीई जो था, जो आरटीई था जो लागू 2010 से लागू हुआ था, तो उसके और हम लगे हुए 2001 से, तो हमें प्रशिक्षण ही आवश्यक था। मगर उसके बाद में जो लागू हो गया तो आरटीई लागू हो गया, तो उसमें 2010 के बाद टेट आवश्यक हो गया, टीईटी आवश्यक हो गया। वो टेट की छूट हमें मिली भी थी वहां से, अब उसमें क्या दाव पेच रहे ये भी मैं नहीं कह सकता। उस टीईटी के उसमें वहां पे हम लोगों को अयोग्य करार दिया गया, जबकि हम लोग वेल एजुकेटेड स्नातक तो सभी हैं ही, क्योंकि जो प्रशिक्षण हुआ केवल स्नातक वालों को हुआ, जो बीए थे या उससे अपर शिक्षा रखते थे। बहुत बहुत योग्य हम लोगों साथी हैं, एमए और अच्छी और भी मतलब डिग्रियां कर रखी हैं। तो कोई ऐसा नहीं इंटर है, मगर इसका जो क्वालिफिकेशन, न्यूनतम क्वालिफिकेशन इंटर रखी गई थी, मगर इंटर का वो प्रचारित करके हम लोगों के लिए साथ में ये सब एक तरह से खिलवाड़ हो गया। डिग्रियां हैं, अब तो हमारे काफी 50,000 साथी टेट भी करे हुए हैं, मगर माननीय योगी जी की सरकार आई, जो समाज रद्द हुआ, तो उनके द्वारा एक चीज और उसमें जोड़ दी गई, सुपर टेट, जो भारत के किसी राज्य में इस तरह का प्रावधान नहीं है, जो हमारे यूपी में इस समय सुपर टेट का लागू किया गया। उसमें हमारे शिक्षा मित्र लगभग 10 से 12,000 सिलेक्ट हो पाए और आज हमारी लगभग संख्या 1,42,000 तक अभी शेष है, जो भले ही टेट है या नॉन टेट है। देखिए अब नॉन टेट का सवाल ये है, टेट करेंगे आज ये जो भी हम लोगों की 46 ईयर्स लगभग 40 से प्लस है सभी। अब इस तरह की प्रक्रिया से हमें
साल दर साल अगर टेट किया जाएगा तो सारा कम 10-15 साल तो निकल जाएगा, वो हमारे लिए सेवा बची है। तो इसी में सब कुछ हमारा निकल जाएगा। कब हमारा समाज होगा, कब नौकरी करेंगे? तो अब तो सरकार के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढना चाहिए जिससे हमें सम्मानजनक हमारी स्थिति हो जाए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, जो हम परिवार अपना पालन पोषण कर सके। देखिए कुछ लोग हम जैसे थोड़ा बहुत खेती है उससे सहारा ले रहे हैं। हमारे अधिकतर साथी 80% शिक्षा मित्र बेचारे गरीब परिवारों से, गांव का अच्छा लड़का था जो मेरिट के आधार पर लगा था, और इस नौकरी में आकर आज वो बहुत जीवन यापन कठोर में बहुत ही कष्ट में सह रहा है और घुटन भरी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि हम लोगों के लिए उस वहां तक पहुंचा दिया जिसमें हम लोगों ने लोन लिया। हमने सारे शिक्षा मित्रों ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, मकान बनाए, गाड़ियां ले ली, किसी ने छोड़ा, तो वो व्यवस्था एकदम सारी व्यवस्था अजीब डगमगा गई। सभी की आर्थिक स्थितियां उस समय बहुत विपरीत हो गई। उस घुटन भरे माहौल में अपने दिल का दर्द छुपा के शिक्षा मित्र आज सर्विस कर रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है। तो आप लोगों के द्वारा, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करता हूं सरकार से, हमारी कोई सरकार से राजनीतिक कोई ऐसा नहीं, हमें सपा का एजेंट बोला गया है, ये इस तरह की उपाधियां दी गई, बड़ा कष्ट हुआ। हम सरकार के आदमी है, जो सरकार होगी हम उस सरकार के साथ हैं, वही हमारा अन्नदाता है, वही हमारा मालिक है। तो माननीय बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों के लिए इतना कर दें कि सम्मानजनक मानदेय ये सरकार के हाथ में होता है। इसमें कोर्ट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं, रोक नहीं है कि जिससे कि हम लोगों के लिए कि कुछ किया नहीं जा सकता। कोर्ट हमें सहायक अध्यापक भले ही नहीं बना सकती, कोई नियम अड़चन आ रहे हैं, उसके अलावा सरकार के पास बहुत विकल्प है, असीमित शक्ति है जिससे हम लोगों का जीवन सुधर सकता है। क्योंकि एक और उदाहरण देता हूं, जब उत्तराखंड में हम लगे थे वहां भी शिक्षा मित्र एक ही थे, मतलब अलग नहीं थे, सेम नियुक्ति सेम जियो पर आज वहां पे नियुक्तिकरण हो, और जबकि बीजेपी सरकार है, सब अच्छा सेटल हो गया। मगर यूपी का क्या मतलब दुर्भाग्य हम लोगों का, यूपी में अभी तक कोई व्यवस्था अभी हम लोगों की सुधर नहीं पा रही, और हम धरना प्रदर्शन इस करने के लिए, इस तरह की कार्य करने के लिए मजबूर हैं। हमारी बहनों ने केस त्याग दिए थे। सन 17 में उमा देवी हमारी शिक्षा मित्र साथी थी, 1 वर्ष तक बैठी थी धरना प्रदर्शन, आश्वासन मिले, हाई पावर कमेटी बनी सरकार की तरफ से, मगर कोई भी उस कमेटी का अभी तक निर्णय नहीं आया। विजेंद्र जी, जैसा कि आप शिक्षा क्षेत्र से काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे जैसे कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें ज्यादातर चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सरकारी टीचर हो जी, वो चाहे सरकारी अन्य विभागों में कोई एम्प्लॉयमेंट हो, वो सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जी, बढ़िया सवाल है, और आपके इस मतलब सवाल से मैं इत्तेफाक रखता हूं, ये होना चाहिए। अब हम लोगों की बात तो ये, हमारे बच्चे अधिकतर सरकारी विद्यालयों में पढ़े, नामांकित किए, आज हम लोगों के बच्चे तो लगभग उस लेवल से क्रॉस कर चुके हैं, सभी हाई स्कूल, इंटर या उच्च शिक्षा में जा चुके हैं, और ये होना चाहिए। नहीं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आप किसी को उठा के देख लीजिए जो सरकारी एम्प्लॉयड है, किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन वो सरकारी विद्यालय में, समझ रहा हूँ आप बरेली जनपद को उठा के देखिए, तो मेरा मानना है कि पूरे जनपद बरेली में अगर 1 लाख लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 1 लाख में 1 व्यक्ति का शायद ही सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता हो। क्या कारण है? जबकि आप लोग इतना जो टीचर हैं और गवर्नमेंट जो मतलब बीएड है, बीटीसी है, ऐसे जो पास किए हुए हैं, ऐसे जो डिग्रियां हैं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करती गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी क्यों बिलीव नहीं करते हैं सरकारी टीचरों पर? ये थोड़ा सामाजिक परिदृश्य ऐसा बन गई है, भाव बन गया है साहब, कि हम लोग इसको क्या कहें, फैशन का सामाजिक कहें, कि हम प्राइवेट व्यवस्था में बड़ा भरोसा करते हैं। उस प्राइवेट व्यवस्था की जो भरोसे की जो चीज है ना सामाजिक, उसको जन आंदोलन के जरिए, ये हमारी सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लेनी चाहिए, उसका आकर्षण, जो हम एक ऐसा धारणा बन गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं थी, ऐसा नहीं है। हम बाकी अच्छे योग्य अध्यापक हैं, अनुभवी हैं, और जिस प्राइवेट संस्थाओं में आप भी जानते होंगे कि कैसे लोग रखे जाते हैं, स्नातक भी। यही तो हम बात कर रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट का जो टीचर है, एक आप जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर की 60 से 70-80 हजार तक सैलरी है, और आप जूनियर में चले जाइए समथिंग 1 लाख के, जी जी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये क्या है आखिर? इस पे तो नहीं, वो दूसरे लोग बिलीव नहीं करते, वो चीज अलग है, लेकिन आप खुद ही बिलीव नहीं कर रहे हैं अपने पे। नहीं, हम पूरा बिलीव करते हैं, हम भरोसा देते हैं। कुछ हमें
ऐसी सुविधाएं और बिल्डिंग्स वगैरह की जा रही हैं, अब शुरुआत की गई उस कायाकल्प के अंतर्गत, मगर वो व्यवस्थाएं अब भी हमें प्राइमरी स्कूलों में नहीं मिल रही। टीचर तो आपने योग दिया, उसके साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी दीजिए जिससे कि वो सामाजिक जो लोग हैं ना, जो पढ़ाना नहीं चाहते वो आए। और कुछ स्कूलों को अब तो देखिए कि आदेश आ गया कि स्कूलों को 50 से कम संख्या वालों को शिफ्ट किया जाए बराबर के स्कूल में। ये इस तरह से शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं है। आज स्टाफ भले ही लगाया मगर पूर्ण संपूर्ण नहीं हुआ, स्टाफ की कमी फिर भी। हमारी बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं। मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अब अभी आपने कहा कि लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आप खुद सरकारी टीचर हैं, जो सरकारी टीचर है वो खुद ही अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते, क्या कारण है? दूसरे को आप छोड़िए, जो आप कह रहे हैं कि लोग बिलीव नहीं करते, लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप तो खुद वेल एजुकेटेड हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, उसके बावजूद भी आप खुद नहीं पढ़ाते। नहीं, हाँ, ये इसमें हमें आत्ममंथन की जरूरत है। और हम लोग जो शिक्षा मित्र थे, हमारे बच्चे तो उसी गांव से हम लगे थे, इन प्राइमरी स्कूलों से ही, उसी विद्यालय से पढ़कर ही निकले हैं। अब आज के समय में जो हमें बैल और योग्य अध्यापक आए हैं, उनके लिए भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ही चाहिए। हम इसके आपकी बात का समर्थन करते हैं। नहीं, कारण के लिए तो दोषी कई कारण फैक्टर मिलेंगे वर्मा जी, इसमें तो विचार करने का सरकार को और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तरह से विद्यालय जो गांव का वो विद्यालय थे उनको हटा करके व्यवस्था की संख्या कम हो रही, इस तरह से काम नहीं चलेगा। शिक्षा स्वास्थ्य ऐसा विषय है, इसमें जितना किया जाए कम है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। इसको शिक्षा स्वास्थ्य को केवल प्राइवेटाइजेशन करके ही इस तरह से हटाना, ये भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप कह रहे हैं ये बात सत्य है, इसके लिए हमारे जो अधिकारीगण है वो कैसे इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं कुछ भ्रांति है। जैसा कि आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं वो भी ज्यादातर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और आज मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि एक कक्षा 1 के बच्चे की कॉपी किताबें 2600 रुपए की हुई और वो डीएम साहब के पास पहुंच गया। डीएम साहब ने उसकी मान्यता ही समाप्त कर दी। और जब इतने वेल एजुकेटेड जो टीचर सरकारी विद्यालयों में, लोग क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे हैं? लोग इसलिए बिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकारी टीचर ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मान लिया जाए सरकारी जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, अगर वो अपने बच्चों को अगर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं तो मेरा मानना ये है कि लोग बिलीव करेंगे, लोग पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर इसमें थोड़ा हम उनका जवाब हमें देना अच्छा नहीं है। जो अन्य अधिकारी करना, जैसे वो अपनी समस्या रखते हैं, जो मैंने जैसा कि उनकी सुना है, तो वो ये कहते हैं कि हम कहीं किसी जगह जा रहे हैं, वहां व्यवस्था विद्यालय की नहीं है, कभी ट्रांसफर हो रहा है, या इस तरह से हमारा अध्यापक कहीं बरेली से काफी स्टाफ आता है। तो ये बात है, वो वहां से बरेली से जो स्टाफ रहता है वो यहाँ पढ़ा रहा है गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहां से तो अपने बच्चों को नहीं। लेकिन वहां भी तो सरकारी स्कूल है, हम ये कहना चाह रहे हैं। वहां भी सरकारी स्कूल है। मतलब देखिए, हर मोहल्ले में या नहीं है, ये इस विषय में थोड़ा विचार होना चाहिए। बात आपकी सहमत है, पढ़ाना चाहिए। जिसके बच्चे अगर प्राथमिक लेवल के आ रहे हैं तो उन्हें सरकारी में पढ़ाना चाहिए, ये बात आपकी हम स्वीकार करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही संदेश होगा, अपने संगठन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे 5 सितंबर के लिए हम लोगों के लिए सरकार से याचना करने के लिए हम फिर जा रहे हैं, सभी शिक्षा मित्र पूरे उत्तर प्रदेश के। और सरकार से ये थोड़ा निवेदन है कि हम लोगों को उस स्थिति, हमने उस समय स्कूल के ताले खोले जब प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे, खंडहर हो रहे थे, उन विद्यालयों को हमने चलाया, यहाँ इस मुकाम तक लाए। उसके बाद आज विद्यालय स्थिति अच्छी होने के बाद में हमें इस तरह से नकारा ना जाए। इस तरह से हमारे आज परिवार भरपूर पूरा परिवार है, उस परिवार को, शिक्षा में समाज को केवल इस तरह से तहस नहस ना किया जाए। बाबा से यही विनती है, सरकार से यही विनती है कि हमें सम्मानजनक स्थिति ला करके हम पूरे लगभग 1,42,000 के लगभग इस समय है शिक्षा मित्र, उनका जीवन सुधारें और आगे समाज की मुख्य धारा में हमें अपना प्रयास जो अच्छे मन से करें, जैसे घुटन भरे मन से हम ना करके एक मन को खुशी के साथ में आगे बढ़ पाए, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का योगदान जो हमने सपना देखा वो पूरा कर पाए, इतना कहना चाहता हूं। देखिए, ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं। और जो हमने अभी बात की, आज सरकारी विद्यालयों में
सरकारी एम्प्लॉयमेंट अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, इस पर भी हम और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वरेली देहात न्यूज। नमस्कार।